नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगी। और हर सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बार बार पूछा जा चुका है एसएससी में, बीपीएससी में। मतलब हर सवाल जो भी है पॉलिटिकल साइंस के हैं और हर सरकारी एग्ज़ाम के फेवरेट सवाल हैं, जो आने ही चाहिए हर स्टूडेंट को। अगर कोई एस्पिरेंट है तो उनको आना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि वो कब आया था, किस एग्ज़ाम में आया था, डेट मतलब ईयर के साथ, ठीक है। और आगे भी इनके आने जाने की संभावना है आपके एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो 100 सवाल है, बाकी 100 किस मतलब वीडियो अगली वीडियो में हम डालेंगे। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हैं और हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगी। ऐसी ही वीडियो जो कि पूछी जाती रही है हमेशा से, पूछी जाती रही है हमेशा से, और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चंस को बनाने में और वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है, और यहाँ हर सवाल है आज के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब जीके का जो पोर्शन है उसमें आता ही आता है। संविधान से प्रश्न और पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आते ही आता है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लाइक कर दीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी ने जो है वो 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, ठीक है। ये एसएससी 2008 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। 1975 से लेकर 1977 के बीच जो इमरजेंसी थी उसके दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और ये सवाल जो है एसएससी 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो किससे अर्थ है? प्रधानमंत्री से। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। कब? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो सदन का नेता किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल भी आया हुआ है आपका एसएससी 2020 में, ठीक है। आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसकी वैकेंसी तो आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, डेट भी ख़त्म हो गया है। तो अब तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है आप सभी के पास। तो ये सारे प्रश्न रामबाण प्रश्न है, जो कि रिपीटेड मतलब संभावित प्रश्न है ये सब, जो कि आते हैं, आ चुके हैं और आने की भी संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से जो है वो रिजाइन करने वाले सबसे फर्स्ट व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था प्रधानमंत्री पद से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो हमारे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव संसद के किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का एक सदस्य था। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय जो है वो विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब से कब तक बनी दूसरी बार? तो 1980 से लेकर के 1984 तक जो है वो दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? अर्थात हमारे जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं वो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में बिना उपस्थित हुए ही रिजाइन दे दिया था। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है आपका एसएससी 2015 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये देखिए ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कब पूछा जा चुका है। यूपीएससी 1982 में पूछा गया है, 1984 यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है, और यूपी की जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है उसमें पूछा जा चुका है 2012 में। ठीक है, यूपीपीएससी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो केंद्र के किसी भी मंत्री मतलब पद पे कितने महीने तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है बिना, अगर वो किसी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो। ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा उनको रहना है तो संसद के सदन का सदस्य बनना पड़ेगा उनको। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी 2013 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति। ये प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में 1996 में, 1996 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना। ठीक है, अगर संसद के 2 क्षेत्र हैं, दोनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना मैक्सिमम जो है गैप दिया जा सकता है। ठीक है, एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है। कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है जिनको कि नेगलेक्ट किया जा सके, सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप सभी को याद रखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है? तो राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, यूपीपीएससी में 2004 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होनी अनिवार्य है। ठीक है, यूपीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र जो है उसका समाधान करेगा। ये प्रश्न आ चुका है एसएससी 2013 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जो है वो 17 अप्रैल 1952 तक जो है वो भारत में अस्तित्व में रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, एसएससी 1999 में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो भारत के संसद की जो दोनों सदनें होती हैं उनकी संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अर्थात दोनों सदन की अगर संयुक्त बैठक होती है तो क्यों होती है? अगर किसी क्या बोलते हैं, किसी विचार पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, याद रखना है। एनडीए में आ चुका है 2014 में ये प्रश्न
पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारत के अगर किसी बैंक में धन जमा करके अगर कोई बाहरी व्यक्ति चाहेगा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाए तो वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, बीपीएससी 1996 में यह सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ज़मीन अगर हो तो आपको जो है नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद अगर आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी कर सकते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो नागरिकता का अधिकार कब खो सकता है? जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तब जो है वो नागरिकता के अधिकार को खो सकता है। ठीक है, एसएससी 2013 में पूछा जा चुका सवाल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में इसका जो है बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो 40वां अनुच्छेद है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, एसएससी 2013 में आया हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अनुच्छेद 1 की बात हो रही है तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है वो राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 जो है 75वां अनुच्छेद जो है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ठीक है, एसएससी 2013 में आया हुआ सवाल है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, यूपीपीएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद से सवाल आते ही आते हैं। अगर पॉलिटिकल की बात हो रही है, पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है तो अनुच्छेद एक बहुत बड़ा आपको याद रखना होता है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से सवाल आते ही आते हैं तो ये हर सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको अनुच्छेद आने ही चाहिए और संविधान के जो प्रश्न होते हैं उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ है? देखिए, अनुच्छेद 352 में जो है वो एक बार ही ये शब्द का उपयोग हुआ है, वो है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही उपयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, बीपीएससी में पूछा जा चुका सवाल है 1996 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है। ठीक है, यूपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। यूपीएससी, ठीक है, देख रहे बड़े लेवल के सवाल हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल के लिए, आपके लिए। तो याद रखना है आप सभी को, अनुच्छेद से सारे सवाल हैं। देख रहे हैं पॉलिटिकल की 100 में से हमको लगता है कि आपको 30 जो सवाल होंगे, 100 में से 30 सवाल आपको अनुच्छेद से ही आएंगे। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में जो है
वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आरक्षण वाले सवाल इधर भी किए गए हैं और एसएससी 2015 में भी आ चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे। आरक्षण का जो प्रावधान है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वो अनुच्छेद 335 में है, ठीक है। याद रखना आप सभी को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है, ठीक है, निर्धारण करता है, ठीक है। अगला देखिए, एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ये 2019 में आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39A में इस बात का विवरण है कि सभी नागरिकों के लिए जो है वो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 39A में जो है इसका मतलब विवरण दिया गया है, ठीक है। एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148वां जो है उसमें जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है वो उल्लेख है, ठीक है। एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, देख रहे हैं आप। इससे लेवल भी पता कर सकते हैं कि एसएससी किस तरह के सवाल पूछती थी, कब से 2020 में कैसे पूछती थी, 2002 में कैसे पूछती थी, पहले कैसे पूछती थी, और लेवल कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। सेम मतलब जो लेवल होता है सेम लेवल होता है और वही पैटर्न होता है, बस क्वेश्चंस अलग होते हैं। अनुच्छेद से सवाल आ रहे हैं तो आपको अनुच्छेद से सवाल याद रखने होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में जो है वो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एसएससी 2017 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा, ये तो रिपीट हो गया शायद सवाल। तो 148वां अनुच्छेद में जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है वो उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये फिर से देखिए, अनुच्छेद 2 ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 2 जो है वो किससे संबंधित है? किसी नए राज्य का स्थापना से संबंधित है। वो किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 2 में मिलेगा, ठीक है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है, ठीक है। एमपीपीएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में जो है वो नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान में लागू हुए, ठीक है। याद रखना है, एसएससी 2013 में आया हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। एनडीए में आया हुआ सवाल है 2020 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो 74 अनुच्छेद है और 74 और 75 वो मंत्री परिषद के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद के विषय में उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा आपको जो लेटेस्ट जो संविधान में जो संशोधन हुए हैं और उसमें जो नई बातें आई हैं वो आप सभी को याद रखनी है, लेटेस्ट बातें, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्री परिषद,
ठीक है। संसदीय तंत्र में जो है वास्तविक पालिका किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो मंत्री परिषद को। ठीक है, रेलवे में पूछा जा चुका है 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो जी हाँ, उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री पद से जो है वो हटा दिया जाएगा। 6 महीने तक। अभी हम लोग ऊपर एक प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक जो है वो क्या बोलते हैं मंत्री बना रह सकता है, तो 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा वो मंत्री नहीं बना रह सकता है केंद्र में, उसको संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था, तो BR अम्बेडकर। हमारे जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री थे। ठीक है, JPSC में आया हुआ प्रश्न है, झारखंड का जो PSC होता है उसमें 2013 में आया हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, प्रतिरक्षा मंत्री, तो सरदार बलदेव सिंह जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का संविधान जो है वो भारत को राज्यों का संघ बोलता है। ठीक है, आपको याद रखना है, हमने ऊपर बात करी, अनुच्छेद 1 में इसका विवरण है कि भारत का संविधान जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहता है। ठीक है, SSC 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, भाषाई राज्य, तो केरल। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो गया है, ये ऑप्शन इसको जो है ना ये कट होगा। ठीक है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, SSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये, प्रथम भाषा के रूप पर जो है मतलब भाषा के आधार पर जो है राज्य को जाना गया था, तो वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। किसके अधिनियम के द्वारा, तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, SSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है और MPPSC 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो पुडुचेरी को जो है वो आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। हमारा ये जो है, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए बीच में, तो पुडुचेरी को जो है वो आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए SSC 2019 में इसे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को, तो सिक्किम को जो है वो 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखना आप सभी को 2002 में। तो ये सवाल, ऐसे सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस राज्य को कब दर्जा दिया गया राज्य का, वो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, SSC 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है, तो राज्य की नहीं। ठीक है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है वो राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये देखिए CGPSC में आया हुआ प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जो PSC का एग्जाम होता है 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था,
मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश को जो है वो राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो हमारे भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, ये प्रश्न RRB, NTPC और SSC में भी आया है, ये लिखा नहीं गया। ठीक है, SSC में भी आया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अब आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पूछेगा ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रथम पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, लेकिन याद रखना है जनता पार्टी ने दिए हैं। SSC 2008 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो संसद का विघटन। ठीक है, 2007 में आया हुआ प्रश्न है SSC में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किसके कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपसे पूछेगा अगर कि मूल कर्तव्यों को संविधान में मतलब सम्मिलित किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वां संशोधन आपको याद रखना है। RRB में आया हुआ प्रश्न है, RRB 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। ठीक है, देखिए BPSC में आया हुआ बिहार परीक्षा द्वारा जो है पूछा जा चुका है 1996 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो 4। ठीक है, 4 भाग में जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची। ठीक है, SSC 2002 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग IVA में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो 51A भाग IVA में जो है वो मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है उसमें। NDA 2021 में आया हुआ प्रश्न है, आपका ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, मतलब अनुच्छेद तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो GK आएगा ही, और मतलब पॉलिटिकल से सवाल आएंगे ही, और पॉलिटिकल अगर आएगा तो संविधान के अनुच्छेदों से सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन जो बात होती है पॉलिटिकल की वो ये होता है अनुच्छेद, और ये कि उस अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, और तीसरा होता है संशोधन। ठीक है, वो संशोधन वाला जो पार्ट होता है ना वो आपको एकदम याद रखना होता है कि किस संशोधन द्वारा जो है वो कौन सी चीज़ जोड़ी गई थी। ठीक है, NDA 2021 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। ठीक है, ये भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की जो है वो सम्मान करना भारत का जो है वो मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिक का। ठीक है, अगर कोई वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो है वो विकास होने देना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय एवं हमारी संस्कृति जो है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। जो हमारे पौराणिक जो ट्रेडिशन है उनको जो है संरक्षित रखना जो है हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, SSC 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया?
तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया संसदीय समिति प्रणाली के तहत, ठीक है, 12 अप्रैल 1993 से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में जो है वो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, ठीक है। एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15, ठीक है। लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में, ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कोई अंग नहीं है, ठीक है। संसदीय नियंत्रण का कोई अंग नहीं है क्या? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ये उत्तर प्रदेश पीएससी में जो है क्या बोलते हैं, उत्तराखंड पीएससी में जो है पूछा जा चुका प्रश्न है 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में तो 22, 2015 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन जो है विषयगत समिति है? विषयगत समिति कौन कौन है? तो कृषि समिति, पर्यावरण समिति, वन समिति, विज्ञान समिति और प्रौद्योगिकी समिति जो है वो विषयगत समिति है। अच्छा, विषयगत समिति का मतलब क्या हुआ? किसी विशेष विषय पर, किसी एक विषय पर जो है वो मतलब पर्सनल जो समिति गठित है वो उसको बोलते हैं विषयगत समिति। जैसे कृषि समिति वो कृषि विकास पर जो है वो दृष्टि रखती होगी, और पर्यावरण समिति जो है वो पर्यावरण विकास, पर्यावरण संरक्षण पे जो है विकास के बारे में जो है उस पर विचार करती होगी, और वन समिति वनों का ध्यान रखती होगी, विज्ञान जो है विज्ञान विकास पे ध्यान देती होगी, ठीक है। इस तरह से ये सारे के जितनी भी समितियां हैं ये सबका अपना अपना एक विषय है। पर्यावरण और पर्यावरण है, कृषि है, वन है, विज्ञान है और इंडस्ट्रियल है, ठीक है। तो ये सारी जो समितियां हैं वो विषयगत समितियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सवाल देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी 1982 में, 84 में, एसएससी 2010 में और यूपीपीएससी 2012 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा में जो है वो साझा उच्च न्यायालय है। एसएससी 1999 में पूछा जा चुका प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो है वो अंडमान व निकोबार द्वीप पर एक का क्षेत्राधिकार है, ठीक है। यूपीपीएससी जो है 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? बताइए कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के 25 जो उच्च न्यायालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है मतलब सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है 25 उच्च न्यायालयों में से? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हमारा सबसे आखिरी वाला जो है, सबसे आखिरी वाला उच्च न्यायालय है, ठीक है, और 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा जो है वो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। आरआरबी 2005 और एनडीए 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त
किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय ने जो है वो घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। ठीक है। एसएससी 2013। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय ने से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। किसी जो जज होते हैं उसको एक उच्च न्यायालय से दूसरे में ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ठीक है। एसएससी 2002 और एसएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। आयु सीमा इनकी जो है वो 62 वर्ष की होती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश। ठीक है। एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए 75 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पहले कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही कम समय में हम लोग जो है वो 6000 से ज़्यादा की यूट्यूब फैमिली पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, और हम भी हर रोज़ आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियोस लाते रहेंगे। बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत में चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज क्या है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भारत में चलित न्यायालय के मानस पुंज हैं। ठीक है। बीपीएससी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 से जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। ठीक है। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2019 को जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ये हम लोगों ने अभी ऊपर बात की, लगता है फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो 25वां और आखिरी उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1 जनवरी 2019 को। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत होने का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। समझ रहे हैं? उच्च न्यायालय का अगर जज आपको बनना है तो कम से कम आपको उच्च न्यायालय के जो है एक वकील के रूप में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है। एसएससी 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के बराबर है। ठीक है। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। 2011 एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रति।
ठीक है। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो संविधान के अंतर्गत जो है वो अपने राष्ट्रपति के प्रति जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यूपीएससी 1991 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। आज के ये वीडियो का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, और सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखने वाले हैं, और इससे प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे क्योंकि ये संविधान से प्रश्न है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक के लिए लागू रहेगा? तो 1 सप्ताह, ठीक है, 1 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना यदि राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो वो 1 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, ठीक है। एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी वो राज्यपाल बना रहेगा, ठीक है। यूपीपीएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अर्थात कि राज्यपाल जो है वो पूर्णतः राष्ट्रपति के अंदर में होता है, ये इस बात से साबित हो गया, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी वो राज्यपाल पद पर बना रहेगा, और राष्ट्रपति की इच्छा अगर नहीं होगी तो उनके बदले वो जिन्हें चाहें वो राज्यपाल के पद पे बिठा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, ठीक है। एमपीपीएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये एमपीपीएससी 2006 में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यूपीएससी में तो आया ही है और एमपीपीएससी में भी आया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो, और अगर मंजूर नहीं किया जाएगा तो वो कितने दिनों तक जो है मान्य होगा, लागू होगा? तो सिर्फ 7 दिनों तक, अर्थात 1 हफ्ते के लिए वो लागू किया जाएगा, ठीक है। आरआरबी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, वीडियो में अगर जो थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है, अगर प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में कहीं पे, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमको बोलने में, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है वो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की जो है शक्ति नहीं है किसी राज्य के राज्यपाल में, ठीक है। वो विधानसभा स्थगित नहीं कर सकता है। एसएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारतीय के जो उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं भारत के, उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। आरंभिक अधिकारिता एक ऐसा अधिकार है जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी मामले में विवाद हो रहा है तो उस विवाद के मामले में निर्णय ले सकती है इस अधिकार के द्वारा, आरंभिक अधिकारिता के जो अधिकार है उसके द्वारा, ठीक है। सीडीएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एसएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? अर्थात कि उनकी एज लिमिट कब तक होती है? तो 65 वर्ष की उम्र तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो मेन जज होते हैं, वो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो सेवा में रहते हैं, ठीक है। एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 65 वर्ष, अभी जहाँ से हम लोग बात किए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 मिलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बेसिक पेमेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, भारत के जो उच्चतम न्यायालय है अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्राइमरी, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, अर्थात जब राष्ट्रपति बोलते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को, तो कानूनी तथ्य के मामले में परामर्श कब देता है? जब राष्ट्रपति उससे बोलेंगे कि हाँ हमको उस पर विमर्श करना है, आप हमें राय दीजिए, परामर्श चाहिए हमको, तब जाके उच्चतम न्यायालय जो है भारत के अर्थात सुप्रीम कोर्ट वो उसमें उनकी परामर्श करता है। ठीक है, यूपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, कब? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया। ठीक है, यूपीएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आ गए हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है आपसे, तो फातिमा बीबी जो है वो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जो है वो लेडी जज बनी थी। ठीक है, एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पे। आज की इस जो 100 प्रश्नों के हमारे 100 जो प्रश्न थे हमारे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, जो कि पहले पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल है। तो इसका आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है, 100वां प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि, संचित निधि से आहरित होता है सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज होते हैं उनका वेतन। ठीक है, RRB 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो आज की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा कि हाँ अच्छी लगी वीडियो, और अगर कोई कमी लगी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो, हाँ थोड़े प्रोनाउंसिएशन में आज हुई है गलती क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है आज, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और कमेंट में आप बता सकते हो अगर कोई वीडियो का कोई पोर्शन आपको गलत लगा हो, मतलब अच्छा नहीं लगा हो, तो हम उसमें कोशिश करेंगे सुधार की। बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप सब सपोर्ट करते ही हैं, अभी तक किया है। 6000 से ज़्यादा की यूट्यूब फैमिली हमारी पूरी हो चुकी है बहुत ही कम समय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो आएगी जो कि पहले पूछे जा चुके प्रश्न हैं उनकी वीडियो आएगी, और 100 प्रश्न की ही वीडियो लाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। 100 प्रश्न की वीडियो लाएंगे, फिर से लाएंगे और दूसरे टॉपिक पे लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।